Good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। तो क्या है चैप्टर नंबर 1? देख पा रहे हो, आधारिक संरचना। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? आधारिक संरचना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के क्षेत्रों में भारत को कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे समझ सकेंगे। आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका को जानेंगे। आधारिक संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की भूमिका को समझेंगे। ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों की समस्याएं और संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना के विषय में जानेंगे। अब सबसे पहले तो आधारिक संरचना होती क्या है। क्वेश्चन आया ना कि आधारिक संरचना क्या होती है या हम आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं आधारिक संरचना? किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या आधारिक संरचना कहते हैं। ठीक है, या हम इजी सी डेफिनेशन अगर आधारिक संरचना की देखते हैं तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उसे अधोसंरचना कहते हैं। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे काम करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उन्हें अधोसंरचना कहते हैं। जैसे हम आधारिक संरचना में विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में विकास हो। ठीक है, इसे कहते हैं आधारिक संरचना। तो अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर, स्टार्ट करें चैप्टर। तो आगे, अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं। उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। ये बात किसने कही है? चीली कवि गब्रिएला मिस्ट्रेल ने। ठीक है, और ऐसा ही आधारिक संरचना के साथ है। तो क्या है? अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, यानी हम चीज़ों का इंतज़ार कर सकते हैं, है ना, जिनकी भी हमें ज़रूरत है, और चीज़ें हमारा जिनकी ज़रूरत होती है वो इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं। उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। मतलब हम तो इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन एक जो बच्चा होता है ना वो इंतज़ार नहीं करता है। उसे अगर कोई चीज़ आज चाहिए, जैसे एक बच्चा है उसको आज एक पेन चाहिए, तो अगर उसने कहा कि मुझे आज चाहिए तो उसे आज ही देना होगी। उसे हम ये नहीं कह सकते कि बेटा तुम कल ले लेना। ठीक है, अगर जैसे कोई बच्चा है उसका नाम क्या है? आज है, तो उसे हम कल नहीं कह सकते क्योंकि उसका नाम आज है। ठीक है, ऐसा ही आधारिक संरचना के साथ है, जो है आज है, कल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये किसने कहा? चिली कवि गब्रिएला मिस्ट्रेल ने। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर को। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? इसका मतलब है, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं कुल भारत में? भारत में कुल टोटल राज्य कितने हैं? 29, यानी 29। अब उन 29 राज्यों में से कुछ राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक क्या हो रहे हैं? अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी अच्छी तरह सक्सेस हो रहे हैं। कभी विचार किया इस चीज़ पे? कृषि और बागवानी के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए हैं। यानी किस तरह से समृद्ध हो रहे हैं अन्य राज्य? तो कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कौन समृद्ध हुआ है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये काय के उत्पादन में हुए? कृषि और बागवानी के में। ठीक है, आगे, औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे हैं। और औद्योगिक तौर पर कौन से राज्य आगे हो गए हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है,
स्वयं ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में कैसे प्रवीणता प्राप्त कर गया और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। मतलब केरल स्वयं ईश्वर देश के रूप में है और केरल ने क्या किया है, केरल राज्य साक्षरता और स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में सबसे आगे निकल गया है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानी बहुत से पर्यटक मतलब लोग वहाँ घूमने जाया करते हैं। पर्यटक का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है केरल। ठीक है। और वहीं कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सारे विश्व का ध्यान क्यों आकर्षित करता है। और कर्नाटक काय के लिए फेमस है, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग के लिए। ठीक है। वह सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इतने में हमने क्या देखा कि भारत के जो अन्य राज्य जो सक्सेस हुए हैं वो किस तरह से सक्सेस हुए। ठीक है। तो आगे यह सब इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में बेहतर आधारिक संरचना है जिनमें वे आगे बढ़े हुए हैं। यह सब कैसे हुआ, क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या अच्छा है, यहाँ पे अधोसंरचना। ठीक है। जिसमें वे आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है। अधोसंरचना यानी वही कि सेवाओं, जो सेवाएं हैं वो सेवाएं और सुविधाएं। ठीक है। सुविधाओं को अच्छी तरीके से यूज़ करना। ठीक है। सेवाओं और सुविधाओं का यूज़ करके आगे बढ़ना और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, इसे अधोसंरचना कहते हैं। ठीक है। आगे, कुछ राज्यों के पास बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं, कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधा है या भी बंदरगाह के निकट स्थित हैं। अब इनमें से कुछ की क्या खासियत है कि कुछ राज्यों के पास क्या है, बेहतर सिंचाई की सुविधाएं हैं, कुछ में परिवहन अच्छा है। ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे हैं कि वे बंदरगाह के निकट हैं जिससे उनके सक्सेस की प्रोग्रेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है। जिनमें उन्हें अपने विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यानी क्या होता है, जो वो विभिन्न विनिर्माण उद्योग चला रहे हैं उन्हें उसके लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है क्योंकि उनके पास परिवहन अच्छा है और बंदरगाह के निकट है। इन सब क्वालिटी से क्या होता है, वो जल्दी सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है। कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अब क्या है, कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहर फेमस है, क्यों है, क्योंकि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अटैच्ड होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्योंकि विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यानी विश्व स्तर पर संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या होता है कि विश्व स्तरीय की बात हो रही है ना, तो कितने सारे लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े होंगे। ठीक है। इसी का कारण है कि कर्नाटक काफ़ी सक्सेस कर रहा है। आगे, ये समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती हैं उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती हैं। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है, यानी ये समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती हैं, ठीक है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो किसी देश के विकास को संभव करती हैं वो उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती है। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है। अगर इसका आंसर आपको आए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वैसे तो मैं इसका आंसर क्लियर करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना और मैं तो बाद में क्लियर करूंगी ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आधारिक संरचना क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसे। आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन
घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। यानी जो आधारिक संरचना है वो औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में अपना सहयोग करती है और बहुत सी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूर संचार सुविधाएं, स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल व स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल हैं। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रकों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। मतलब आधारिक संरचना क्या है? तो आधारिक संरचना वह है जो औद्योगिक, कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करती है और सेवाओं के लिए कई अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इन सेवाओं में क्या होता है? ये सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूर संचार सुविधा, स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल और ऐसी कई जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है। इनमें से कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिनका सीधे यानी दिखता हुआ प्रभाव, प्रत्यक्ष यानी कल भी बताया था मैंने, प्रत्यक्ष यानी दिखता हुआ, जो हमें दिखता है, वह प्रभाव सीधे कहाँ पड़ता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है। जबकि कभी कभी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रकों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी वही अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रक में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणी में बांट लेते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। मतलब कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणी में बांट देते हैं। पहला क्या है? सामाजिक। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? आर्थिक। दूसरा आर्थिक। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाता है? ऊर्जा, परिवहन और संचार। जैसे ऊर्जा, परिवहन, आना जाना, संचार, कम्युनिकेशन, ये सब काय में आ जाएंगे? आर्थिक श्रेणी में। ठीक है, और शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, और स्वास्थ्य, हेल्थ और आवास सामाजिक आधारिक संरचना में आते हैं, क्योंकि ये सामाजिक लोगों के लिए होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास यानी ये समाज के हित के लिए होते हैं, तो ये सामाजिक आधारिक संरचना में आ जाते हैं। और जे ऊर्जा, परिवहन और संचार ये सब आर्थिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर?